तो आज मैं आपको व्याकरण विभाग से पाठ 8 विराम चिन्ह पंचुएशन मार्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नसूचक, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। इन सब के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और आगे और दूसरे जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम लेना, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम अपने विचार, अपने भाव बताना चाहते हैं, तो अपने भावों को, विचारों को यदि हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, ग्रहण करने योग्य बताना चाहते हैं, सार्थक रूप में बताना चाहते हैं, तो उसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा। विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है। लिखित भाषा में ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य बोलते हैं तो बीच में कहीं कहीं रुकते हैं, यही रुकना विराम कहलाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखते समय या ठहराव को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसी भाषा के अनिवार्य अंग है, अर्थात विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, भाषा में सुंदरता बढ़ती है, भाषा स्पष्ट होती है, भाषा प्रभावशाली बनती है। लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं और इसके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का जो संकेत देने वाले चिन्ह होते हैं, रुकने का संकेत देने वाले जो चिन्ह हैं, यही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ रुकना है। किसी भाषा को बोलते समय वाक्य में बीच में या अंत में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कभी बीच में भी लगते हैं और विराम चिन्ह अंत में भी लगते हैं। तो पूर्ण विराम सबसे पहला है तुम्हारा पूर्ण विराम। ये देखिए, ये इसका चिन्ह। और पूर्ण विराम किसी वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पंचुएशन या विराम चिन्ह वाक्य के अंत में भी लगते हैं, वाक्य के बीच में भी लगते हैं। तो पूर्ण विराम या फुल स्टॉप सामान्यतः वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अंत में ही लगता है। जैसे तुम जाओ के बाद विराम चिन्ह लगा था। तुम जाओ, ये पूरा सेंटेंस है। ये अंत में हमने इसको क्या लगाया? पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। रमेश नहीं आएगा, पूर्ण विराम। तो वाक्य की समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। वाक्य के अंत में अप्रत्यक्ष, जैसे केरल में मानसून की वर्षा होने लगी है, पूर्ण विराम। तुम तो जानते हो महंगाई बढ़ गई है, पूर्ण विराम। इस प्रकार अब बता रहे हैं तुमको
अल्प विराम। अल्प विराम, ये देखिए इसका निशान है, अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ा, अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी ठहरना। जहाँ पर वाक्य में जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वाक्य में जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्प विराम में देखो, शर्मा जी मेरी बात सुनो, शर्मा जी के बाद कॉमा लगा दीजिए। शर्मा जी, अल्प, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो चीज सामाजिक बात है, अल्प थोड़े समय में जहाँ ठहरना होता है वहाँ पर अल्प विराम लगा जाता है। पढ़ते समय या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए रुका जाता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। रीना कामा, मीना कामा, उषा और रागिनी आपस में सहेलियाँ। तो देखिए यहाँ पर रीना के बाद कॉमा लगा है, मीना के बाद कामा लगा है, उषा और रागिनी आपस में सहेलियाँ, तो अंत में वर्ण। तो यहाँ पर रीना के बाद जो कामा है यहाँ विराम है। वह बालक वीर कामा साहसी और पढ़ने में होशियार। देखिए वाक्य क्या है, अल्प विराम कहाँ कहाँ लगता है वो बता रहे हैं। वह बालक एक बात अल्प विराम, यहाँ पर अल्प विराम। वीर साहसी और पढ़ने में होशियार, और पढ़ने में होशियार। तो ये जो लग है ये अल्प विराम, यहाँ पर थोड़ा ठहरना है। वाक्य में बोलते समय या लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरा जाता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्र वाक्य में भी योजक के रूप में थोड़ा सा इसका प्रयोग किया जाता है। गंगा कामा, यमुना कामा, गोदावरी कामा, कृष्णा आदि नदियाँ। तो गंगा के बाद कामा है, यमुना के बाद कामा है, गोदावरी के बाद कामा है, कृष्णा आदि नदियाँ हैं। ये पूरा सेंटेंस। तो इस प्रकार जाना तो था पर गया नहीं, जाना तो था के बाद कामा, यानी थोड़ा रुको फिर बोलोगे पर गया नहीं, जाना तो था पर गया नहीं, ये स्पष्ट होता है भाव। तो इस प्रकार वाक्य में जहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम होता है। अब बता रहे हैं अर्ध विराम। इसका निशान है अर्ध विराम। ये अर्ध विराम कहाँ पर लगाया जाता है सुनिए। वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम, वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी नहीं रहे वे तो अमर हो गए। गांधी जी नहीं रहे, उदाहरण देखिए, गांधी जी नहीं रहे, इसके बाद आपको अर्ध विराम देना है। वे तो अमर हो गए, वे तो अमर हो गए।
अर्धविराम क्या बताया हमने, जहाँ पर वाक्य में पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना होता है, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम जहाँ ठहरना होता है, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसका इसके बाद बता रहे हैं आपको प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हम जिस वाक्य में हम वाक्य के अंत में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कब आए, इसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पर किसी से प्रश्न पूछा जाए, ऐसे प्रश्न जहाँ किसी से हम प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम क्या चाहते हो, उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या आप खाना खाएंगे, इसमें अंत में क्या लगेगा, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। अब बता रहे हैं योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ने वाला। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। योजक चिन्हों का प्रयोग प्राय युग्म शब्दों के बीच में होता है। जैसे राजा रानी, राजा रानी, इसके बीच में हमने ये जो चिन्ह लगाया है, ये है योजक चिन्ह है। भाई बहन, भाई पति पत्नी, ऐसे चिन्ह लगे। तो इस प्रकार हम बताएं कि योजक चिन्ह युग्म शब्दों के बद्ध में होता है। सुख दुख हार जीत आदि वाक्यों में शब्दों के बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। द्वंद्व समास या द्वंद्व समास में द्वंद्व समास के पदों में इसका प्रयोग होता है। तुलना करते समय भी इसका प्रयोग होता है। जैसे फूल सा चेहरा, अच्छी सी पुस्तक, भले से लोग में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब है उदाहरण चिन्ह। क्या बताएं अब आपको हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण का मतलब होता है उद्धृत किया हुआ। किसी अन्य के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं।
ये उदाहरण चिन्ह, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैंने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा, किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा और उनकी कथन को ज्यों का त्यों हम यहाँ पर रख रहे हैं। किसी के कथन को ज्यों का त्यों जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो मुझे खून दो, मैं झूमने आजादी। तो ये दोहरा उदाहरण चिन्ह कहीं कहीं पर तुम देखना ऐसा लिखा जाता है कि कहरा, ऐसा कि कहरा लिखा है, इसको कि कहरा है। और दोहरा दो प्रकार के होते हैं। तो जो इकहरा होता है वो उपनामों में लगाया जाता है, किसी के लेखक के या कवि के उपनाम के बाद में फेमस पुस्तक के नाम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी मिला, ये निराला उनका उपनाम है। तो यहाँ पर हम कहरा उदाहरण चिन्ह करेंगे। तो किसी फेमस कवि या फेमस किताब के नाम पर, कवि के उपनाम पर और पुस्तक के नाम पर हम इस प्रकार का कहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये कहलाता है उदाहरण चिन्ह। अब हम आपको बता रहे हैं हंस पद। हंस और इसका निशान ऐसा, इसका निशान है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह लिखते समय या लिखते लिखते यदि कोई शब्द छूट जाए, कोई महत्वपूर्ण शब्द छूट जाए, तो जिन दो शब्दों के बीच में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हंस पद कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लिखते लिखते कोई महत्वपूर्ण शब्द कहीं छूट जाए तो दो शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हंस पद कहते हैं। वाक्य में लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखकर नीचे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लालच करना, ये वाक्य लालच करना बात है। हम क्या बोल गए? बुरी। तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में हम ऐसा हंस पद लगा दिए और ऊपर लिख दिया बुरी। ये जो चीज है हंस पद, लिखते समय दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगाकर हम जो शब्द छूट गए हैं उसको लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो हंस पद कहाँ लगता है या त्रुटि पूरक चिन्ह कहाँ लगता है? जो शब्दों के बीच में यदि कोई महत्वपूर्ण शब्द छूट जाए तो हंस पद डालकर वहाँ पर ये चिन्ह लिख दिया जाता है। तो ये है हंस पद है। तो अब बता रहे हैं विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह यानी आश्चर्य सूचक चिन्ह, यह शब्द के बीच में लगता है।
शोक के समय, हर्ष के समय, भय के समय, आश्चर्य के समय अथवा विस्मय भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम पास में, अरे अरे के बाद कैसा, तुम पास में, अरे मतलब क्या है, यहाँ आश्चर्य का भाव, आश्चर्य के भाव के बाद यानी बीच में लग जाते ये चिन्ह लग जाएगा, इसमें सूचक चिन्ह लगेगा। तुम पास हो, मतलब तुम्हारा पास होने का कोई चांस नहीं, तो तुम पास हो, यानी तुम्हारे पास होना आश्चर्य का विषय, तो यहाँ पर आश्चर्य सूचक, विस्मय सूचक हाय, काफी मंदिर, तो इसमें शोक का भाव, इसमें कौन सा भाव है, शोक का भाव। तो जहाँ पर हर्ष का भाव, शोक का भाव, आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। समझ गए? तो इसके बाद हम आपको बता रहे हैं लाघव चिन्ह। शून्य जैसा, ये कैसा होता है, शून्य। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक शब्द है, इसको संक्षेप में यहाँ पर लिखना है तो भा, उसके बाद ये चिन्ह है ज, और उसके बाद भा से भारतीय हो जाए, उसके बाद बिंदु है, ये है लाघव चिन्ह। जनता पार्टी में ज करने के बाद ये बिंदु का प्रयोग, हम ये हो जाएगा लाघव चिन्ह। पार्टी में पा के बाद ये चिन्ह लगाना है, तो ये हो गया भाजपा। इसका पूरा रूप क्या है, भारतीय जनता पार्टी, और ये लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह कहाँ पर लगता है, जहाँ पर किसी शब्द को संक्षेप रूप में लिखा जाता है, वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक, अब बता रहे हैं कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक बहुत प्रकार के आते हैं। देखो मैथ्स आप पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं। साहित्य में इस प्रकार का कोष्ठक चिन्ह होता है, साहित्य में या लिटरेचर में, ग्रामर में इस प्रकार का, हिंदी ग्रामर में इस प्रकार का कोष्ठक चिन्ह होता है। कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट बोलते हैं इसको। कोष्ठक का उपयोग प्राय अपनी ओर से कहे गए किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक शब्द का प्रयोग साहित्य में, व्याकरण में किया जाता है। जैसे वह कृपण, वह कृपण, कंजूस व्यक्ति, वह कृपण व्यक्ति। यहाँ कृपण शब्द का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया, और इसका कृपण का अर्थ क्या है, कंजूस। तो ऐसे हाँ,
जहाँ पर वाक्य में वाक्य में जहाँ पर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ कोष्टक चिन्ह लगाया जाता है, ब्रैकेट चिन्ह लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, तुम्हारी किताब में बहुत सारे और भी प्रसंग हैं, जैसे नाटक में संवाद लिखने के लिए, क्रम संख्या लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह, क्रम संख्या जैसे 1, रोमन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखिए यहाँ पर हम कोष्टक का प्रयोग अंक, रोमन अंक को या अंग्रेजी के अंकों को लिखने के लिए भी ऐसे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको ये जो बताया, यह मुख्य विराम चिन्ह है। इसके अलावा भी और कुछ विराम चिन्ह हैं जिनको हम फिर कभी किसी क्लास में आपको बताएंगे। अभी हमने आपको जो बताया वो प्राय प्रचलित, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संक्षेप यानी लाघव चिन्ह, कोष्टक चिन्ह हैं, योजक चिन्ह, हंस पद हैं, विस्मयादिबोधक, प्रश्न सूचक, संक्षेप चिन्ह आदि के बारे में हमने आपको बताया। तो बोलते या लिखते समय आवश्यकता अनुसार जो रुकना होता है विराम कहलाता है। रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। साहित्य में विराम चिन्ह प्राय 12 प्रकार के होते हैं या 12 चिन्ह हैं। तो जो मुख्य ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं उसका हमने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप किताब निकालिए, विराम चिन्ह लेसन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आप हमको 7894945066 में संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और इसी प्रकार पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है उसके साथ आप बने रहिए। इस वक्त आपका घर ही आपका विद्यालय है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में बिताना है। मुश्किल समय में पढ़ाई को जारी रखिए। यदि आप परिश्रम करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो परीक्षा में अवश्य सफल। तो जो प्रश्न उत्तर आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे प्रश्न उत्तर लिखिए। आपको आंसर शीट भेज दी गई है। लिटरेचर उद्धव किताब की भी आंसर शीट आपको दी गई है, व्याकरण बुक की भी आपको आंसर शीट दे दी गई है। मोबाइल खोलिए और सारे आंसर पढ़ो, समझो और नोटबुक में लिखते रहिए। स्कूल खुलने पर ये नोटबुक आपकी चेक होगी और इस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर आपकी परीक्षा में जुड़ेंगे, आपकी सफलता में हेल्प करेंगे। इसलिए लिखने और पढ़ने का काम जारी रखिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।